भारत ने अभी सिर्फ एक एक्शन लिया है और उस एक्शन के बाद छटपटाहट देखने को मिलने लगी है। जानेंगे किस तरीके से पाकिस्तान अब कोर्ट के चक्कर लगाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत में भी उतरने शुरू हुए दोस्त देशों के हथियार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे थे कि शायद सिंधु जल संधि को तोड़कर भारत ने कुछ खास नहीं किया, पानी तो भारत रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत लंबा प्लान है और इस लंबे प्लान को आज से नहीं बल्कि साल 2018 से ही भारत ने प्लान कर रखा था कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है, भारत इस तरह के एक्शन ले सकता है। अब ये बात मैं कैसे कह सकती हूँ, तो आपको बता दूं, साल 2018 में भी ये बात हुई थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है और जो पाकिस्तान की आदत है उस आदत से दुनिया वाकिफ है कि वो एक बार में बात को मानता है नहीं तो दोबारा वो उस तरीके की हरकत करके भारत को खुद एक ऑप्शन दे देगा। और पाकिस्तान ने किया भी कुछ ऐसा ही। किस तरीके से माहौल बना है वो आप देखिए। सिंधु जल संधि को लेकर अब पाकिस्तान के अंदर हड़बड़ाहट आ गई है और भारत से आने वाली नदियां पाकिस्तान की बड़ी आबादी की लाइफलाइन है। ऐसे में पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ये जो भारत ने काम किया है, अब तो जनता हमारे ऊपर टूट पड़ेगी। क्यों जनता टूट पड़ेगी? क्योंकि इनका जो ज्यादातर गेहूं और चावल वगैरह उगता है वो सारी फसल निर्भर करती है इन नदियों पर जो सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के अंदर बहती है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां अब धीरे धीरे पानी का बहाव कम हो रहा है, कहीं बहुत ज्यादा हो जा रहा है। जहां पर छोड़ा जा रहा है वहां बाढ़ आ जा रही है और जहां नहीं वहां सूखा आ जा रहा है। इन दोनों ही वजहों से उनकी फसलें हो जाएंगी खराब और जब फसलें खराब हो जाएंगी तो आप जरा सोचिए, वैसे ही आटा नहीं मिलता है तो हालात कैसे होते हैं। 24 करोड़ लोगों की जो लाइफ लाइन है वो यहाँ पर अटक गई है। अब इसे देखते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएंगे। हालांकि इन सब चीजों के कोई मायने नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर भी निकला हुआ है ICC का वारंट और नेतन्याहू के ऊपर भी निकला हुआ है, लेकिन उससे क्या हो गया है? उससे कुछ हुआ नहीं है और न ही ऐसी संस्थाएं अब काम कर पाती हैं। अभी का जो एक्चुअल समय है ना, समय वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर हाँ, भारत इस तरीके का मूव चलेगा, शायद पाकिस्तान ने इस चीज को नहीं सोचा था। पाकिस्तान के पीछे चाहे जो भी हो इस काम को करवाने वाला, वो अब बुरी तरीके से फंस भी रहा है। स्क्रीन पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरों को देख सकते हैं, जिन सैटेलाइट तस्वीरों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सूखे की स्थिति शुरू हो गई है। पाकिस्तान की नदियां और नाले सूखने लगे हैं, जिससे फसलों के खराब होने की आशंका मंडराने लगी है। असल में भारत ने जिस तरीके से डिप्लोमेटिक हथौड़े चला दिए हैं उसका असर दिखना शुरू हो गया है। भारत ने सबसे पहले तो ये वाटर ट्रीटी खत्म करी, यानी कि सस्पेंड किया, और दूसरा द्विपक्षीय व्यापार को रोक दिया, यानी दोनों के बीच में जो थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा था उसे भी रोक दिया। और तीसरा सबसे बड़ा कदम है कि दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जरा आप सोचिए कि वहाँ के आम जनता को आने वाले कुछ महीनों में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा जब फसलें खराब होंगी, और कुछ दिनों में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा जब मेडिकल फैसिलिटी पर दबाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इन सब के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो फिर मेडिकल फैसिलिटी और दवाइयों के लिए पाकिस्तान को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के कृषि विभाग ने एक आंकड़ा निकाला था साल 2015 से 2018 के बीच में। इन्होंने कहा था कि अगर बात करें पाकिस्तान वाले पंजाब की, तो यहाँ गेहूं का उत्पादन 77% होता है, सिंध में 15% होता है, खैबर पख्तूनख्वा में 5% और बलूचिस्तान में 3.5%। लिहाजा पाकिस्तान के गेहूं के लिए चिनाब का पानी, झेलम का पानी,
रावी का पानी और सतलुज जैसी नदियों का पानी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सभी नदियां भारत से निकलती हैं। इसका मतलब है कि अगर भारत पानी के प्रवाह को रोक रहा है तो पाकिस्तान के गेहूं उत्पादन में 3/4 हिस्से पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ एक ही हिस्सा बच पाएगा। यानी आने वाले समय में पाकिस्तानी जनता को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। आटा वाला हालात एक बार फिर से नजर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही पूर्व अधिकारी हैं, उनका ये कहना है, स्क्रीन पर उनके ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें ये कहते हुए वो नजर आ रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरब जनरल मुनीर के इस काम से खुश नहीं है। जनरल मुनीर को ऊपर दबाव भी बन रहा है। जनरल मुनीर जिसने ये फैसला लिया ये सोचकर कथित तौर पर कि इस फैसले के बाद उसकी लोकप्रियता में उछाल आएगा, लेकिन लोकप्रियता में उछाल आने की बजाय पाकिस्तान बुरी तरीके से मुसीबत में फंस गया है। अब इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने तैयारियां शुरू कर दी है और भारत के दोस्त देशों का साथ भी मिलने लगा है। इजराइल की बात करें तो जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया, इजराइल ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हाँ भाई, हम भारत के साथ में हैं और भारत को हक है, अधिकार है अपनी आत्मरक्षा करने का। ये डायलॉग ठीक वैसा ही है जैसा वो खुद के लिए बोलते हैं और करके दिखलाते हैं। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। साब इंडिया ने ये ट्वीट किया है, पहलगाम आतंकी हमले के बीच में अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो बहुत जरूरी है कि भारत के पास भी हथियार रहे। इन सब के बीच देखने को मिला है स्वीडिश कंपनी साब ने भारतीय सेना को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की डिलीवरी की घोषणा की है। साब इंडिया ने कहा है कि उसने कामयाबी के साथ भारतीय सुरक्षा बलों को 84 एंटी आर्मर सिस्टम सौंप दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पोस्ट में साब इंडिया ने कहा कि हमें भारतीय सशस्त्र बलों को हमारे 84 एंटी आर्मर हथियार की सफल डिलीवरी की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। 84 कम दूरी के लड़ाई के लिए एक भरोसेमंद सिंगल शॉट समाधान के रूप में भारत के हथियारों के जखीरे में शामिल हो गया है। भारत ने 84 CS और AST वेरिएंट खरीदा है, जिसमें इमारतों को, दुश्मनों के बंकरों को और शहरी लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना 84 एंटी आर्मर से शहरी युद्ध के अलावा पहाड़ी इलाकों में बंकर बनाकर छिपे दुश्मनों पर सिंगल शॉट हमला कर सकती है। इसके अलावा इसे काफी कम स्थान से दागा जा सकता है। कई बार जवानों के पास हथियार चलाने के लिए काफी कम जगह होता है या फिर इमारत में छिपकर भी इसे फायर किया जा सकता है। भारत ने खास तौर पर आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए स्वीडिश कंपनी साब से इसे खरीदा है और इस वक्त जब पाकिस्तान के साथ तनाव बना हुआ है, 84 एंटी आर्मर भारतीय सेना के लड़ाकू क्षमता को और ज्यादा बढ़ाएगा। 84 एंटी आर्मर को जवान कंधे पर रखकर फायर कर सकते हैं। ये एक मानव पोर्टेबल हथियार है जिसका वजन सिर्फ 7.5 kg होता है। ये एक ही शॉट के बाद डिस्पोजेबल हो जाते हैं। ये एक रिकॉइललेस हथियार है जिसे एक ही सैनिक ऑपरेट कर सकता है। इसकी लंबाई सिर्फ 1 मीटर की होती है और इसे 300 मीटर की दूरी से दुश्मन पर सटीक हमला किया जा सकता है। एक बार हमला करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। इसमें प्री लोडेड हिट वॉरहेड होता है जो टैंक, बख्तरबंद वाहन, बंकर या फिर दीवार को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पैदल सेना के लिए भी डिजाइन किया गया है। भारत के अलावा इसका इस्तेमाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांसीसी सैनिक करते हैं। माना जा रहा है कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत चल रही है और जल्द ही साब इसका टेक्नोलॉजी भी दे सकती है। तो यहाँ भारत ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।